अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है जी। जी वालेकुम सलाम। सुनाएं, क्या हाल चाल है? ठीक है। और काम शाम की सुनाएं, घर वाला काम किया आप लोगों ने? वर्डप्रेस वाला बताते जाएं और कुछ देर बाद हम लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। आज हमें देखना है गुटेनबर्ग एडिटर को, किस तरह आप गुटेनबर्ग एडिटर को यूज़ करके एक पेज या एक पोस्ट को क्रिएट कर सकते हो। इसलिए हम ये देखेंगे कि किस तरह वर्डप्रेस के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स को यूज़ करके हम कोई भी पेज या कोई भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे पहले मुझे आप बता दो कि आपने कल के दिन में क्या कुछ किया है। कुछ चीज़ें मैंने करवाई हैं, उसके अलावा मज़ीद कुछ देखा आप लोगों ने? जी मलिक इमरान साहब, आप बताएं कि कल के दिन में आपने क्या किया है। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो पूछ ले पहले, नहीं तो फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस लगा लो आप लोग, उसके बाद लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस लगा लेंगे।
ठीक हो गया। ज़बरदस्त जी। मलिक इमरान साहब, वेरी गुड। चलिए जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हमें देखना है किस तरह वर्डप्रेस में आप लोग गुटेनबर्ग एडिटर को यूज़ कर सकते हो। ये एक कह लो कि कुछ अर्सा पहले ही एडिटर, ये इसका कॉन्सेप्ट आया वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि किस तरह आप उस गुटेनबर्ग एडिटर को यूज़ करके कोई भी पेज या कोई भी पोस्ट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस के ऊपर। तो अच्छा, हारून, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अभी मैंने ऐड किया, आप देख सकते हो जो लिंक है, अभी मैंने ऐड किया हुआ है गूगल फॉर्म का। जी, ऐड कर दिया मैंने, तो वो आप देख सकते हैं। अटेंडेंस लगा लें जल्दी से, ताकि हम लेक्चर जो है वो प्रॉपर्ली स्टार्ट कर सकें। अच्छा, आज मैं आपको एक थीम दूंगा पेड। ठीक है, वो भी थीम होगा। आप लोगों ने उस थीम को इंस्टॉल करना है, और हाँ, आज के बाद नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम उसी थीम के ऊपर काम करना सीखेंगे। वो पेड थीम है, और उसमें आपको अराउंड 150 टेम्पलेट्स मिलेंगे। टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट क्या था आपको बताया था मैंने। तो क्लास के अंदर मैं आपको कल से जो है ना वो उस पे काम करना सिखाऊँगा। उससे क्या होगा कि आपको आइडिया होगा कि किस तरह किसी एक मल्टीपर्पज़ थीम के ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, तो आप करोगे क्या, आप थीम इंस्टॉल करोगे, आप डेमो इंस्टॉल करोगे, आप कोई टेम्पलेट उठाओगे जो मोस्ट रेलिवेंट टेम्पलेट होगा, तो आप अपनी वेबसाइट को उस टेम्पलेट के ऊपर जो है ना वो बिल्ड करोगे। ठीक है, तो मैं आज वो जो थीम है वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि वो थीम जो है वो आप इंस्टॉल कर लो। अच्छा जी, अभी 12 लोग आए हैं। कोशिश किया करें यार, जल्दी आ जाया करें, क्योंकि ताकि हमारा काम मैक्सिमम हो सके। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं, वरना हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ग्यूटनबर्ग एडिटर, ये आज हमारे लेक्चर का मेन टॉपिक है। तो हाँ, अटेंडेंस भी लगा लो यार, बाकी लोग जो आए हैं वो भी अटेंडेंस लगा लें, ताकि हम प्रॉपर लेक्चर को स्टार्ट कर सकें फिर। अच्छा, पेजेस और पोस्ट के अंदर सबसे पहले शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन मैं आपको दोबारा दूंगा, और उसके बाद हम इस पे काम करना सीखें। इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो हमने देखा था जब हम शोपिफाई पे काम कर रहे थे तब भी।
तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो वर्डप्रेस के अंदर पेजेस और पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है शॉपिफाई की तरह, ठीक है? तो जो कॉन्सेप्ट हमने शॉपिफाई में देखा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्डप्रेस के अंदर भी है, ठीक है? पेजेस और पोस्ट। वर्डप्रेस का जो स्टार्ट था आपको पता है वो ब्लॉगिंग से था, ठीक है? ब्लॉग्स के अंदर क्या होता है, ब्लॉग्स के अंदर ट्रेंडिंग कंटेंट आपको मिलता है, ट्रेंडिंग चीज़ें मिलती हैं, जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही होती हैं कंटेंट आपको उसके ऊपर मिलता है। फॉर एग्जांपल आजकल जिस तरह कोरोना वायरस है, तो अब जितने भी वो ब्लॉग्स होंगे जो पॉलिटिकल होंगे, पॉलिटिकल ब्लॉग्स, उसमें कंटेंट आपको इससे रिलेवेंट मिलेगा। स्पोर्ट्स ब्लॉग होगा तो स्पोर्ट्स से रिलेवेंट जो ट्रेंडिंग कंटेंट होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है? तो ब्लॉग्स के अंदर आपको ट्रेंडिंग कंटेंट मिलता है, ये हमने देखा था, ठीक है? इसमें जो कंटेंट होता है वो आपका डायनामिक होता है। तो यहाँ पर वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है, चूँकि इसका पर्पज़ ब्लॉगिंग से था, ठीक है? तो इसमें फिर एक ब्लॉग के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो आपकी पोस्टें ही होती हैं, ठीक है? आर्टिकल्स, पोस्ट, ठीक है? तो जिसमें प्रोफ़ेशनल्स, आपके ऑथर्स, ठीक है? आपके जो है ना वो थिंकर्स, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना जो है ना वो नॉलेज शेयर करते हैं, ये ब्लॉग का एक पर्पज़ होता है, आपको पता है, ठीक है? तो एक अगर एक ब्लॉग बना हुआ है तो उसमें जो मेन चीज़ आपको जो मिलेगी वो मिलेगी पोस्टें, ब्लॉग पोस्ट, ठीक है? आपको आप किसी भी ब्लॉग पे जाओ आपको उसमें ब्लॉग पोस्ट नज़र आएँगी, पूरी एक लिस्ट नज़र आएगी, ठीक है? तो यहाँ पर भी जो मेन काम होता है एक ब्लॉग के ऊपर वो पोस्ट क्रिएट करना होता है, ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना, ठीक है? तो ये जो काम होगा ये आप रेगुलर बेस पे करोगे। अगर आपका एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक ब्लॉग है वर्डप्रेस के ऊपर, तो उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट जो है वो आप डेली बेस पे ब्लॉग पोस्ट जो है ना वो अपलोड करोगे, क्रिएट करोगे। आप रेगुलर बेस पे जो है ना जितनी ज़्यादा पोस्टें होंगी उतना ज़्यादा आपका ब्लॉग चलेगा, ठीक है? ये आप तो आपको पता है, जितने ज़्यादा अच्छा जी, अब आपको आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है तो आप मुझे बता दें। एक्चुअली मैं अ, ये लाइट का इशू आ जाता है यार बार-बार, तो इस वजह से। अच्छा चलें जी, आवाज़ आ रही है अभी। तो बात हो रही थी ये ब्लॉग पोस्ट की। तो आप ये जो ब्लॉग पोस्ट होती है ये आप रेगुलर बेस पे करते हो, ठीक है? चाहे आप का ब्लॉग वो पॉलिटिकल है, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेवेंट है या किसी भी टाइप का ब्लॉग है आपका। तो जो ब्लॉग पोस्ट है वो आप रेगुलर बेस पे क्रिएट कर रहे होते हो। तो चलें यहाँ से मैं दोबारा इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करने का वो था बड़ा वो क्लासिकल था, वो बड़ा सिंपल सा था। लेकिन अभी रिसेंटली वर्डप्रेस ने क्या किया है कि गुटेनबर्ग एडिटर का कॉन्सेप्ट दिया है जिसके थ्रू आप किसी भी तरह का आप ब्लॉग पेज ब्लॉग पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हो या आप वर्डप्रेस के ऊपर कोई भी पेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है?
तो वो अब हम देखेंगे कि वो किस तरह क्रिएट किया जाता है और उसमें क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, पोस्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर पूरी एक लिस्ट आपको नज़र आएगी, जहाँ पर वो तमाम पोस्टें आपको लिस्ट डाउन होके नज़र आ रही होंगी जो कि आपने क्रिएट की होंगी। तो फ़िलहाल मेरे वर्डप्रेस के अंदर सिर्फ़ एक ही ब्लॉग पोस्ट है जिसका नाम हेलो वर्ल्ड है, ठीक है? तो मैं यहाँ से न्यू ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप फर्दर ऑप्शंस आप देख सकते हो, ठीक है? ये टाइटल है उसका, यहाँ पर माउस माउस ओवर करूँगा तो एडिट, क्विक एडिट, ट्रैश या व्यू। तो ट्रैश से मुराद इसको मैं ट्रैश बॉक्स में सेंड कर दूँ, डिलीट कर दूँ। ऑथर इसका कौन है, कैटेगरीज़, ये जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हम देखेंगे कि कैटेगरीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है, टैग्स, ठीक है? तो उसमें इसके बाद ये कमेंट्स और ये डेट। तो यहाँ पर जितनी भी पोस्टें होंगी वो आपको लिस्ट डाउन होके नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पर मैं एक नई ब्लॉग पोस्ट वो क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर ये उसका एक टेम्पलेट है, ठीक है? ये वो गुटेनबर्ग एडिटर है जिसके थ्रू आप लोग किसी भी तरह का एक पेज बना सकते हो, किसी भी तरह का एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, फॉर एग्जांपल टेक व्यूज़, ठीक है? तो टेक व्यूज़ की अगर मैं वेबसाइट ओपन करके बताऊँ आपको, दिखाऊँ, तो आप देखेंगे कि ये उनका होम पेज है। अगर मैं यहाँ से कोई भी एक ब्लॉग पोस्ट वो ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको ब्लॉग पोस्ट ही मिलेंगी। ये जो ट्रेंडिंग में होंगी वो आपको टॉप में मिलेंगी, ठीक है? तो इनके पेज के ऊपर आप देख सकते हो कि आपको पोस्टें ही नज़र आ रही हैं। तो एक ब्लॉग के ऊपर जो मेन जो चीज़ होती है वो ब्लॉग पोस्ट ही होती है। जितनी ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक आपके पास आएगी। अच्छा, ये एक ब्लॉग पोस्ट है, उसमें ये उसका टाइटल है जी, ये ऑथर नेम है, ठीक है? उसके बाद ये उसका एक फीचर्ड इमेज है, ये उसका नीचे कंटेंट है, ठीक है? तो और नीचे कंटेंट आप देख सकते हो। उसके बाद ये एक पूरा टेम्पलेट बना हुआ है उसकी शेयरिंग के लिए, यूज़र एंगेजमेंट, ठीक है? तो आप सबको पता है कि एक ब्लॉग पोस्ट के ऊपर यूज़र एंगेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट होता है। ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि आप इसको शेयर करो फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, ठीक है? और यहाँ पर कमेंट का भी ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है? तो यूज़र एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है ब्लॉग पोस्ट के ऊपर। जितनी ज़्यादा यूज़र एंगेजमेंट होगी, जितने ज़्यादा लोग किसी भी पोस्ट को शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो क्या होगा कि वो जो पोस्ट होगी उतनी ही ज़्यादा वायरल होगी। लेकिन अगर हम पेज की बात करें, पेज और पोस्ट में फ़र्क हमने ये पहले भी देखा था। पेज में यूज़र एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई पेज है, ठीक है? नेक्स्ट ब्रिज, तो उसमें अगर इसकी वेबसाइट को हम देखें तो उसमें अगर इसका अबाउट अस का पेज या कॉन्टैक्ट अस का पेज जो होता है, उसमें कभी भी यूज़र एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। आप यहाँ पर इसका ये पेज ओपन करके देखो तो नीचे कहीं पर भी ये ऑप्शन नज़र नहीं आएगा कि राइट अ कमेंट या लाइक, शेयर, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये एक पोस्ट, ये एक पेज कहलाएगा, ठीक है? तो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी इसके लिए आप पेजेस क्रिएट करोगे। और बाकी जो ट्रेंडिंग कंटेंट होगा, ठीक है? जहाँ पर यूज़र एंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट होगा, जहाँ पर टाइम बेस्ड कंटेंट होगा, वहाँ पर आप ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करोगे। तो ऑब्वियसली आप अगर ब्लॉग आपका बना हुआ है तो आप उसमें जो भी आर्टिकल दिखोगे उसके लिए ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करोगे, ना कि पेज, ठीक है? ये डिसाइड करना आपके ज़िम्मे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से इसको कैंसल करता हूँ। अच्छा, ये टेम्पलेट आप देख लें। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट की बजाय अगर मैं पेज क्रिएट करता हूँ ना, पेज क्रिएट करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर लूँ, तो पेज क्रिएट करते वक़्त आप देखेंगे कि बिल्कुल सेम टेम्पलेट आपको यहाँ पर नज़र आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक पेज है, ठीक है? तो ये इसका जो टेम्पलेट है वो बिल्कुल सेम है ब्लॉग पोस्ट की तरह, ठीक है? तो टेम्पलेट वाइज़ अगर देखें तो बिल्कुल सेम टेम्पलेट है पोस्ट का, पेजेस का। लेकिन कब पोस्ट क्रिएट करनी है और कब पेज क्रिएट करना है, ये डिसाइड आपने करना है, ठीक है? तो इसकी डेफिनेशन आपको मैंने बता दी है कि जब भी आपने कोई आर्टिकल शेयर करना होगा, जब भी ट्रेंडिंग कंटेंट होगा, तो उसके लिए आप ब्लॉग पोस्ट वरना पेजेस आप क्रिएट करोगे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और इन सारी चीज़ों के लिए। तो यहाँ से मैं दोबारा यहाँ से पोस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैं टाइटल दूँगा। ये टाइटल के लिए
सेक्शन मौजूद है, तो यहाँ से मैं कंटेंट जो है वो यहीं से लेता हूँ, ठीक है। ये जो टेक जूस की ब्लॉग है, टाइटल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसके बाद हाँ जी, बिल्कुल नूर, मैं आपको सिखाऊँगा वर्डप्रेस के अंदर पीएचपी यूज़ करना भी हम देखेंगे बिल्कुल, ठीक है। आप बेफ़िक्र रहें, ठीक है। तो अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये टाइटल ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे मैं देखूँगा कि यहाँ पर आ रहा है कि स्टार्ट राइटिंग और टाइप टू चूज़ अ ब्लॉक। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये आपको एक ऐड ब्लॉक के नाम से ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्लॉक वाइज़ अपना जो पोस्ट है वो मैं क्रिएट करूँगा, ब्लॉक वाइज़, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि मल्टीपल आपके पास ब्लॉक्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सारी वो कैटेगरीज़ हैं जिसमें से आप ब्लॉक्स को यूज़ करोगे वन बाय वन, ठीक है। ब्लॉक्स कह लो या ब्लॉक्स को आप सेक्शन कह लो, एक ही बात है। जो शॉपिफ़ाई में सेक्शन का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर वो ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको बनी-बनाई चीज़ें आपको मिल जाती हैं, आप उनको यूज़ करके आप अपना जो पेज है या पोस्ट है वो आप क्रिएट कर लेते हो। मोस्ट यूज़्ड, ठीक है, जो मोस्टली यूज़ आप कर रहे होंगे ब्लॉक्स वो यहाँ पर लिस्ट डाउन हो रहे होंगे। यहाँ पर वो पैराग्राफ, इमेज, यहाँ पर हेडिंग, गैलरी, ये सारा कुछ, ठीक है। ये मोस्टली यूज्ड जो ब्लॉक्स होंगे वो यहाँ पर आ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये कॉमन ब्लॉक से मुराद के कॉमनली जो ब्लॉक्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक पैराग्राफ लिखना है तो ये वाला आप ब्लॉक यूज़ करोगे, इमेज ऐड करनी है तो ये वाला, हेडिंग है तो ये, इसी तरह गैलरी लिस्ट आपने क्रिएट करनी है तो ये, ऑडियो कवर फाइल, ये सारा कुछ, ठीक है। तो कॉमनली जो यूज्ड होंगे ब्लॉक्स वो यहाँ पर आ रहे होंगे। फॉर्मेटिंग के लिए जो ब्लॉक्स होंगे वो ये वाले यूज़ होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें आप कस्टम कोड भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एचटीएमएल का कोड भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद लेआउट्स एलिमेंट्स, यहाँ पर वो आप लेआउट, ठीक है। जो यहाँ पर कॉलम्स का बड़ा यूज़ होगा, कॉलम से मुराद के वही बूटस्ट्रैप के जो कॉलम्स हैं जो हमने देखे थे वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बटन्स, ये फर्दर और बहुत सारे यहाँ पर आपको ब्लॉक्स मिलेंगे। लेआउट, एक लेआउट क्रिएट करने के लिए, एक लेआउट के अंदर क्या होता है, एक टेम्पलेट या एक लेआउट के अंदर मल्टीपल आप ब्लॉक्स को यूज़ करोगे, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर लोगे, ये वाला एलिमेंट यूज़ करके। विजेट्स, ठीक है, तो ये बने बनाए विजेट्स हैं। इसमें क्या होता है कि आप विजेट्स का कॉन्सेप्ट सेक्शन की तरह है वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। तो ये बने बनाए विजेट्स हैं, ये आप यूज़ कर लोगे, बने बनाए सेक्शन आप कह लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये एम्बेड कर सकते हो यूट्यूब को, फेसबुक को, जस्ट विद इन अ क्लिक जो है ना वो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हो। हाँ जी, आप बाय डिफ़ॉल्ट होता है ज़ाहिद महमूद, ये इसके लिए आपको कोई प्लगइन या कोई नई चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ती, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं पैराग्राफ जो है वो यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और उस पैराग्राफ में मैं यहाँ से कंटेंट लेता हूँ उसके लिए, तो मैंने कंट्रोल सी किया और यहाँ पर मैं उसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चलिए यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ। यहाँ पर पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पर उसका जो कंटेंट है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसका पेज है, इसका जो कंटेंट है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। जो भी ब्लॉग आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, जो भी ब्लॉग आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, ठीक है, तो अ, उसका जो उसकी कस्टमाइजेशन के लिए जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के लिए जो आपको यहाँ पर जो ब्लॉग आप सेलेक्ट करोगे उसकी कस्टमाइजेशन के लिए ऑप्शंस आपको यहाँ पर आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि ये फर्दर ऑप्शंस हैं,
ये ब्लॉक नेम है जो आप जिस पे जो आप कस्टमाइज़ करना चाह रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर है ये उसका ये बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग है, ठीक है? तो यहाँ पर आप जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है? तो उसके बाद ये कस्टम है, ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो या फिर आप क्या करो, आप यहाँ पर कस्टम जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप डिफ़ाइन कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये एक वो एक स्टाइल है जिसमें क्या होता है कि आप जो फर्स्ट लेटर है वो आप कैपिटल रख सकते हो और उसके बाद बाकी जो है वो सारे स्मॉल, ठीक है? तो ये आर्टिकल्स के अंदर आपको ये चीज़ मिलती है, ठीक है? कलर सेटिंग्स इसमें क्या है कि आप कलर जो है वो चेंज कर सकते हो अपना अपने कंटेंट का। उसके बाद यहाँ पर कस्टम कलर भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है? कस्टम कलर, तो कस्टम कलर में आप जो कलर चूज़ करोगे आपकी जो टेक्स्ट कलर वो हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर आप अगर आपने चेंज करना है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर जो आप ब्लॉग ऐड करोगे, ठीक है? उसकी कस्टमाइज़ेशन के लिए ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पर मैं इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शन आपको नज़र आएँगे, ठीक है? अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि वो ऑप्शन जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहे। तो एडवांस में जाएँगे तो एडवांस में यहाँ पर एडिशनल सीएसएस की क्लासेस आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है? एडिशनल सीएसएस की क्लासेस आप किस तरह डिफ़ाइन करोगे वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? कि वो अलग से आप क्लासेस बनाओगे और यहाँ पर आप उसका जस्ट नेम जो है वो आप डिफ़ाइन कर दोगे, ठीक है? तो क्या होगा कि यहाँ पर क्लासेस नेम आप लिखोगे, तो क्या होगा कि वो क्लासेस जो है वो यहाँ इस ब्लॉक के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएँगी। तो ये ब्लॉग था आपका पैराग्राफ का, इसकी कस्टमाइज़ेशन के लिए ऑप्शंस यहाँ पर ये मौजूद हैं। डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं जाऊँ, तो यहाँ पर ये फर्दर ऑप्शंस हैं, ये मैं सारे आपको बता देता हूँ कि इन ऑप्शंस से मुराद क्या है, ठीक है? तो अच्छा, डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है? उसमें ये है कि स्टेटस एंड विज़िबिलिटी, ठीक है? विज़िबिलिटी पब्लिक है, पब्लिश जो है वो ये इमीडिएटली हो जाएगा। अगर आपने स्केड्यूल करना है तो आप स्केड्यूल भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड, अगर आप ये इसमें कुछ फॉर्मेट्स हैं पोस्ट के, ठीक है? तो आप इसमें स्टैंडर्ड रखोगे तो वो एक स्टैंडर्ड वे में स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर आपका ये पोस्ट जो है वो अपलोड होगी। इसके अलावा हाँ, अगर आप कोई यहाँ पर चेंज करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल गैलरी, आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो ऑब्वियसली अगर आप कोई पोस्ट क्रिएट करने जा रहे हो जिसमें आप गैलरी या मल्टीपल इमेजेस आप अपलोड करना चाह रहे हो तो आप वो वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लोगे। इसी तरह अगर कोई कोड या वीडियो ऐड करना चाह रहे हो, ऑडियो, तो जो भी मोस्ट रेलेवेंट फॉर्मेट होगा वो आप सेलेक्ट कर लोगे। तो इस पे जब आप चेक इन करोगे तो ये होगा क्या कि ये वाली जो पोस्ट है आपकी वो टॉप के ऊपर आपकी वो नज़र आ रही होगी आपके ब्लॉग पे ऊपर, जिस तरह ये आपका टेक जूस है तो इसमें ये टॉप के ऊपर ये वाली नज़र आ रही है। उसके बाद जी अ, ये पेंडिंग रिव्यू, ठीक है? अगर अगर आप इसको पेंडिंग करना चाह रहे हो कि वो पहले वो रिव्यू हो उसके बाद वो पब्लिश हो तो फिर आप ये कर सकते हो। या अगर आप मैं मूव टू ट्रैश अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हो इसको तो यहाँ से ख़त्म कर सकते हो। परमालिंक्स, परमालिंक्स का कॉन्सेप्ट क्या है वर्डप्रेस के अंदर ये देख लें। इसको मैं समझाने के लिए परमालिंक्स को इसको पहले पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है? पब्लिश करने से के बाद क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा एक्चुअली इसका परमालिंक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। परमालिंक्स जो होते हैं वो एक्चुअली आपके लिंक्स कह लो, परमालिंक्स कह लो या सिर्फ लिंक्स कह लो, आपके पेजेस के, आपकी पोस्ट के, ठीक है? तो जो लिंक्स क्रिएट होते हैं, उनका एक फॉर्मेट होता है। वर्डप्रेस जो है वो एक आपके जितने भी पेजेस, आपकी जितने भी पोस्टें होंगी, उनके जो लिंक्स होंगे, उनका एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा, ठीक है? तो स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर सकते हो, वो किस तरह करोगे? आप सेटिंग में जाओगे, ठीक है? सेटिंग में जाके परमालिंक्स, ठीक है? तो परमालिंक्स का कॉन्सेप्ट क्या है वर्डप्रेस में? परमालिंक्स सिंपली लिंक्स होते हैं, ठीक है? किसी भी पेज का, किसी भी पोस्ट का, किसी भी आपकी कंटेंट का आप वो लिंक होगा, वो एक स्ट्रक्चर होगा,
ये मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं जो भी जितने भी पेजेस क्रिएट करूँगा, जितने भी पोस्टें क्रिएट करूँगा, तो आप देखेंगे कि उसमें जो उसका परमालिंक होगा, उसका स्ट्रक्चर ये वाला होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा कि पहले लोकल होस्ट आएगा, फिर वर्क प्लेस, फिर वर्डप्रेस, उसके बाद ये प्लेन, कुछ रैंडम से कैरेक्टर्स आएँगे, ठीक है? अगर मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, फिर क्या होगा कि मैं जितने भी पेजेस क्रिएट करूँगा, जितने भी मेरे पेजेस होंगे, पोस्टें होंगी, उनका जो लिंक क्रिएट होगा, ज यहाँ पर यूआरएल में नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो लिंक है, ये ये परमा लिंक है। आप परमा लिंक भी इसको कह सकते हो, आप सिंपली लिंक भी इसको कह सकते हो, ठीक है? तो इसका जो लिंक है, आप देख सकते हो, ये एक सिमेंटिक लिंक है। एक कह लो कि एसईओ फ्रेंडली इसका एक लिंक है। इसमें है क्या? सबसे पहले इसकी डोमेन नेम है, ठीक है? जो भी रूट नेम होगा techjuice.pk। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो लोकल ये जो टाइटल है, वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? डोमेन नेम स्लैश जो भी पोस्ट का टाइटल है, टाइटल आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो पूरे का पूरा जो टाइटल है वो यहाँ पर आगे स्लैश में आ रहा है, ठीक है? तो ये एक एसईओ फ्रेंडली स्ट्रक्चर है इसका यूआरएल का। तो ये एक रिकमेंडेड वे है कि आप लोग बजाय इसके कि प्लेन सम टाइम आप देखते हो जो यूआरएल देखते हो, जिस तरह ये देख लें, ये यूआरएल बड़े वो प्लेन से हैं, रैंडम से कैरेक्टर्स इसमें आ रहे हैं, तो ये कह लो कि रिकमेंडेड नहीं होता। वर्डप्रेस के अंदर वर्डप्रेस के अंदर आप कोई भी ब्लॉग देख लो, टेक ज्यूस देख लो, यहाँ पर प्रो पाकिस्तानी देख लो, ठीक है? तो जितने भी ब्लॉग्स होंगे, ठीक है, उनकी जितनी भी ब्लॉग पोस्ट होंगी, आप देखेंगे कि उनका जो यूआरएल है वो यूज़र फ्रेंडली होता है, एसईओ फ्रेंडली होता है, ठीक है? एसईओ फ्रेंडली से मुराद के उसमें आप यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करूँगा, तो जो लिंक क्रिएट होगा आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो क्या है। इसमें क्या है कि ये उनका रूट नेम है और उसके बाद यहाँ पर ये उसकी वो डेट आ रही है, ठीक है? आज जिस दिन इसको पब्लिश किया था, और उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर वो कंप्लीट टाइटल आ रहा है। तो प्रो पाकिस्तानी देख लो, कोई भी ब्लॉग देख लो, ठीक है? तो आप उसका जो यूआरएल देखोगे, वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड आपको मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रो पाकिस्तानी ब्लॉग की जितनी भी पोस्टें हैं, उनका जो यूआरएल है, उसका स्ट्रक्चर सेम है। क्या है? सबसे पहले डोमेन नेम, उसके बाद कंप्लीट वो डेट, और उसके बाद टाइटल आ रहा है, ठीक है? तो इस तरह यही एक रिकमेंडेड वे होता है वर्डप्रेस के अंदर, जो आप स्ट्रक्चर आप चूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। यहाँ से मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है? तो डे एंड टाइम, अब अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, फिर क्या होगा कि मैं जितनी भी पोस्टें क्रिएट करूँगा, जितनी भी पेजेस क्रिएट करूँगा, तो यूआरएल कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है? यूआरएल क्या बन रहा है कि ये रूट नेम है, ये कंप्लीट नेम है, और उसके बाद क्या है कि ये आ रहा है आपका डेट आ रही है, ठीक है? डेट आ रही है, और उसके बाद यहाँ पर वो सैंपल पोस्ट, ठीक है? यहाँ पर आप डे एंड नेम, नेम से मुराद क्या है कि यहाँ पर वो टाइटल आ रहा होगा पोस्ट नेम, ठीक है? डे एंड नेम से मुराद ये है कि जो यूआरएल बनेगा उसमें डे आएगा, डे से मुराद कि आज का दिन आ रहा है, ये पूरा आज का दिन, ठीक है? और उसके बाद नेम से मुराद पोस्ट नेम। तो अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, इसमें क्या है, मंथ एंड नेम, ठीक है? तो मंथ तक होगा सिर्फ डिटेल, जिस तरह यहाँ पर ऊपर आपने देखा कि मंथ भी है, डे भी है और ईयर भी, तो यहाँ पर सिर्फ मंथ और ईयर आ रहा है, ठीक है? तो रूट नेम के बाद आपकी मंथ की डिटेल आएगी, और उसके बाद क्या आएगा आपका, वो आएगा पोस्ट नेम आएगा, जो भी आपका पोस्ट नेम होगा। न्यूमेरिक, अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, फिर इसमें क्या होगा कि यहाँ पर न्यूमेरिक एक नंबर आ जाएगा, ठीक है? न्यूमेरिक नंबर आपका जो भी रूट नेम होगा, ठीक है? उसके बाद क्या आएगा, न्यूमेरिक नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह करके, ठीक है? तो ये अगेन रिकमेंडेड नहीं होता। अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो पोस्ट नेम, तो इसमें क्या होगा कि सिंपली आपका रूट नेम, और उसके फ़ौरन बाद आपका क्या आएगा, पोस्ट नेम, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, आप टेक ज्यूस का देख सकते हैं कि टेक ज्यूस में जो पोस्टें हैं उनका यही स्ट्रक्चर सेलेक्टेड है कि रूट नेम और उसके फ़ौरन बाद
जो टाइटल है पोस्ट का वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? तो उसके बाद मैं सेव करता हूँ और यहाँ दोबारा मैं पोस्ट पे जाके ये ये जो मैंने पब्लिश की हुई थी पोस्ट, इसको मैं दोबारा अगर व्यू करूँगा, ठीक है? तो आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पर वो आपको नज़र नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पर मैं एडिट करूँगा, तो जस्ट अ मिनट। अच्छा अगर मैं इसको सेव चेंजेस करता हूँ, ठीक है? तो आप देखते हैं कि ये पोस्ट नेम आ रहा है, ओके। उसके बाद अगर मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? तो आप देखेंगे, अच्छा इसमें ये कोई इशू आ रहा है लाइक, अच्छा यहाँ से अगर मैं कस्टम सेलेक्ट करता हूँ, पोस्ट नेम लाइक उस पे ऑथर, जस्ट अ वेट मैं, अच्छा ये इसमें इशू आ रहा है। हाँ जी, ज़ैन तो स्टार्ट है लेकिन ये इशू आ रहा है। अच्छा परमालिंक इसका जो है वो फ़िलहाल ये बन रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये वो आपका परमालिंक आ रहा है, ठीक हो गया। अगर यहाँ से मैं दोबारा इस एक नई पोस्ट क्रिएट करता हूँ, लाइक पहले वाले क्यूबल के एडिट कर लेते हैं, तो इसका जो परमालिंक आएगा आपके सामने है। अच्छा यहाँ से मैं दोबारा परमालिंक ज़रा चेंज करके देखता हूँ। एक्चुअली अ, ये मैक के ऊपर जो है ना वो मैं वेरी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो इसलिए ये इश्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा एक कस्टम स्ट्रक्चर, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ, उसके बाद वो देख लेते हैं। कस्टम, ये सारे ऑप्शन हैं, इसके अलावा कस्टम स्ट्रक्चर भी आप क्रिएट कर सकते हो। कस्टम स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि नीचे अवेलेबल ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को यूज़ करके आप स्ट्रक्चर खुद से भी डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका ये रूट नेम है, रूट नेम के बाद आप चाह रहे हो कि यहाँ पर वो डे आ जाए, ठीक है? डे के बाद क्या आ जाए, पोस्ट नेम आ जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो आप ये 2 ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे, तो फिर क्या होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर होगा, जितनी भी पोस्टें होंगी, जितने भी पेजेस होंगे, उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह बनेगा आपका, ठीक है? तो आप इसको सेव कर लोगे, तो फिर क्या होगा कि अब आपका जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला है। अगर आप कैटेगरी भी ऐड करना चाह रहे हो तो कैटेगरी भी ऐड कर लोगे। अब कैटेगरी का कॉन्सेप्ट क्या है ये हमने देखना है बाद में। अच्छा मैंने कस्टम स्ट्रक्चर रखा, इसके बाद मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ ज़रा एक दफ़ा फिर, और
उसके बाद है ये एडिट, ठीक है। उसके बाद ये आप देख रहे हो, यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि आपका जो पोस्ट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। लाइक इसमें क्या है कि यहाँ तक आपका वो पूरा रूट नेम आ रहा है, उसके बाद ये डे आ रहा है और उसके बाद ये टाइटल कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका परमालिंक तो चेंज हो चुका है, लेकिन इसमें वो पोस्ट जो है वो आपकी वो विजिबल नहीं है। ये ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड आ रहा है। चले, ये मैं आपको कल देख के बता दूंगा। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूँ तो वो जो पोस्टें हैं वो नॉट फाउंड आ रही हैं, तो हो सकता है कि ये इसका जो सेटिंग्स हैं वो सेटिंग्स में वो स्ट्रक्चर उसका चेंज ना हो रहा हो। तो खैर सिर्फ आप जहन में इतना रख लें कि ये आपके पास वो सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप अपनी पेजेस और पोस्ट के जो यूआरएल है, यूआरएल का जो स्ट्रक्चर है वो आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ से जितना जो आप मोस्ट आपको रेलिवेंट लगे या जो यूज़र फ्रेंडली या एसईओ फ्रेंडली होगा, आप वो स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे, आपकी सारी पोस्टें जितनी भी होंगी, जितने भी पेजेस होंगे, आपके वो उसी स्ट्रक्चर के ऊपर जो है ना वो शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा-सा आप रख रहे फॉर ग्रांटेड, तो मैं आपको ये बता दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर ये अगेन ये पहला पैराग्राफ ये वाला आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, इसी तरह ये फर्दर सारे पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद है ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें कितने ऑप्शंस हैं और किस ऑप्शन का क्या पर्पज़ है, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, तीसरा और इसी तरह ये सारे फर्दर सारे वो पैराग्राफ्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये ब्लॉग्स, ठीक है। तो पहले ये जो पैराग्राफ है इसको हमने कस्टमाइज़ करके देख लिया कि उसमें ये सारे ऑप्शंस हैं। ये जो फर्दर ऑप्शंस हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि इनसे मुराद क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये आपको अलाइनमेंट के लिए जो ऑप्शन है ये आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आप अलाइनमेंट जो है वो आप सेट कर सकते हो किसी भी। नहीं, ज़ैम्प यार स्टार्ट है, ये ज़ैम्प का इशू नहीं है, डोंट वरी, ये देख लेंगे, ये होता है सम टाइम ऐसे। अच्छा, तो अलाइनमेंट के लिए ये सारे ऑप्शंस हैं जी। उसके बाद आपने अगर किसी को किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप यहाँ से वो बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने लाइक इटैलिक टाइप रखना है तो ये, अगर आपने लिंक ऐड करना है तो आप वो लिंक ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये वाला लिंक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बड़े सिंपल सी चीज़ें हैं। ये लिंक ऐड करना है तो यहाँ पर आप लिंक ऐड कर लो, तो क्या होगा कि ये एक लिंक की तरह एक्ट करेगा। और उसके बाद ये फर्दर आपके ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें क्या है कि आप इनलाइन कोड या आप इनलाइन जो है वो इमेज ऐड कर सकते हो यहाँ पर। और फर्दर आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पर। ये वो कॉमनली कह लो कि एक ऑप्शंस हैं जो कि आपको हर ब्लॉक के अंदर नज़र आएँगे। ये जो 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये मेन्यूज़ हैं। यहाँ से आप क्या करोगे कि फर्दर आपके पास ऑप्शंस हैं। ये आपने हाइड ब्लॉक सेटिंग, ये जो आपकी ब्लॉक सेटिंग आ रही थी वो आपकी हाइड हो चुकी है, ठीक है। तो ये उसके बाद डुप्लिकेट, डुप्लिकेट से मुराद ये है कि अगर यही ब्लॉक आप दोबारा नीचे रिपीट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर उसका डुप्लिकेट ब्लॉक बना लोगे, ठीक है। तो ये डुप्लीकेशन हो गई। उसके बाद क्या है, मैं कंट्रोल ज़ी कर देता हूँ वैसे। उसके बाद इंसर्ट बिफोर, तो पैराग्राफ से पहले अगर आप कोई ब्लॉक ऐड करना चाह रहे हैं
तो वो आप ऐड कर लो। यहाँ पर आप ब्लॉक ऐड ऐड कर लो, कोई भी ब्लॉक ऐड कर सकते हो। लाइक इसमें आप हेडिंग रख सकते हो या ठीक है, कुछ भी। तो यहाँ पर इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट आफ्टर, आफ्टर करेंगे तो फिर क्या होगा कि इसी सेलेक्टेड ब्लॉक के बाद कोई भी आप नया ब्लॉक ऐड कर सकते हो। लाइक इसमें अब इसमें मैं इमेजेस ऐड करूँगा तो इसमें वो भी इशू आता है कि वो अभी मैक जो है ना वो इसमें वो परमिशन नहीं देती, इसलिए मैं दूसरे लैपटॉप से आया था ऑनलाइन, लेकिन वो लाइट चली गई तो फिर इशू आ रहा है। अच्छा जी, कि कौन सी बताएं जी? हेडिंग भी एडिट करें, उसका ऑप्शन नहीं आ रहा। हेडिंग कौन सी? ये हेडिंग ही है। इसको हाँ, हेडिंग को आप नहीं कर सकते। ठीक है, हेडिंग के बाद वाले जो सेक्शंस हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। मतलब कि हेडिंग जो है वो आप सिंपली आपकी वो हेडिंग होगी, उसके बाद आपके ब्लॉक्स ऐड होंगे। ठीक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इसी तरह ये ब्लॉक है। ठीक है, तो हेडिंग के बाद ब्लॉक्स शुरू होते हैं। हेडिंग सिंपली आपकी हेडिंग ही होगी, वो आप जो आपको नज़र आ रही है वही होगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट आफ्टर और उसके बाद एडिट एज एच टी एम एल, यहाँ पर वो आपकी एच टी एम एल है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोई भी कस्टम कोड लिखना चाहो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि अब एच टी एम एल आपको नहीं पड़ी हुई है, तो ये पैराग्राफ का एलिमेंट है, ये एक क्लास इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है, एक नहीं बल्कि मल्टीपल क्लासेस इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो ये सारी वो बिल्ट इन क्लासेस हैं इस वर्डप्रेस के अंदर। तो आप यहाँ पर कोई कस्टम कोड लिखना चाहो अपना तो आप वो लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप स्टाइल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप अपना कोड डिफाइन करना चाहो तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कलर जो है वो आप रखना चाहो ब्राउन तो आप वो रख सकते हो, या आप फ़ॉन्ट साइज चेंज करना चाहो, वट जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है कि आप ये आप देख सकते हो कि अब आपका वो हो चुका है, कस्टम कोड आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये आपने बस ये जो स्टाइल, इसमें आपने जो कोड लिखना है वो सोच समझ के लिखना है। इसमें आपको जो स्टाइल कलर ब्राउन, ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना कोड डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर मैं फर्दर अगर आप इसको रिमूव करना चाहूँ तो मैं रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ इसका। तो ये फर्दर ये ग्रुप, ठीक है, आप एक से ज़्यादा ब्लॉक्स को ग्रुप्स की फॉर्म में भी रख सकते हो अगर आप रखना चाहो। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। डिलीट करना चाहो रिमूव तो रिमूव भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं सारे। ठीक है, उसके बाद जो भी आप रेलिवेंट जो भी आप रेलिवेंट आपका होगा ब्लॉग, उससे जो रेलिवेंट ऑप्शंस होंगे वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इमेज या गैलरी को ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसको इसको एडिट करने के लिए, इसकी कस्टमाइजेशन के लिए ऑप्शंस यहाँ पर वो सारे के सारे मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इमेजेस अपलोड करूँगा तो वो इशू अगेन आ रहा है, आपके एंड पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं को मुझे परमिशन देना पड़ती है। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, तो इमेजेस जो भी आप अपलोड करेंगे उसमें क्या होगा कि आप वो इमेजेस जब अपलोड कर लोगे तो उसकी कस्टमाइजेशन के लिए ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई नया एक और ब्लॉग ऐड करने की कोशिश करता हूँ जिसमें वो परमिशन का इशू ना आए। लाइक इसमें लेआउट एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बटन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बटन आप यहाँ पर देख सकते हो, बटन भी बड़े ज़बरदस्त बटन आप यहाँ पर बना सकते हो। लाइक इसमें साइन अप के नाम से एक बटन बनाया मैंने। अब यहाँ पर मैंने ये जो ये जो ब्लॉक है ये बटन के नाम से है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी कस्टमाइजेशन के लिए जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास मौजूद हैं। ब्लॉक यहाँ पर वो ब्लॉक नेम आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसकी कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस यहाँ पर वो मौजूद हैं।
तो कस्टमाइज़ेशन के ऑप्शंस क्या-क्या क्या कुछ हैं, यहाँ पर आप टेक्स्ट कलर वो चेंज कर सकते हो, ठीक है? लाइक और यहाँ पर आप वो बैकग्राउंड कलर वो आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर मैं रखता हूँ हाँ, बैकग्राउंड कलर ठीक है, कुछ भी। तो हाँ, कलर आपने चेंज कर लिया, उसके बाद आप बॉर्डर सेटिंग आप वो बॉर्डर जो है उसका रेडियस वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपली, ठीक है? तो लिंक अगर आप लिंक किसी के साथ करना चाहो इस बटन को, तो आप वो कर सकते हो। मैं इसी के साथ ही इसको लिंक कर देता हूँ, ठीक है? तो ओपन जब इस बटन पे क्लिक हो तो क्या वो नए टैब के अंदर ओपन हो या उसी टैब के अंदर ओपन हो तो वो चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो आपने देखा कि बटन हमने सेलेक्ट किया, बटन का ब्लॉक, तो उसकी कस्टमाइज़ेशन के ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर वो मौजूद हैं, ठीक है? यहाँ पर आप स्टाइल वो आप सेट कर सकते हो। फिल या आउटलाइन, आउटलाइन में आप देख सकते हो कि वो आपका वो आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर कलर फिल में ये आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ से वो ऑप्शंस हैं, ये बैकग्राउंड कलर और ये बॉर्डर सेटिंग और ये लिंक सेटिंग और ये एडवांस। एडवांस हर एक के साथ होगा क्योंकि यहाँ पर आप जो एडिशनल या कस्टम जो सीएसएस की क्लासेस हैं वो आप वहाँ यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? तो इसको आप अपडेट करें, इसमें अगेन वो इशू आ रहा है, वो शायद लिंक नहीं कर रहा। इसके बाद इसके बाद एक आध और मैं आपको सेक्शन ऐड करके दिखा दूँ, बाकी हम इसको मज़ीद देख भी लेंगे। अच्छा, ऐड टू रीयूजेबल ब्लॉक्स, ये एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है, ठीक है? कि आप यहाँ पर ब्लॉक्स के थ्रू कोई भी पेज या पोस्ट क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है? ब्लॉग के थ्रू आप लोग पेज या पोस्ट क्रिएट कर रहे होंगे, तो अगर एक ब्लॉग पे आपने भी आधा घंटा लगा के काम किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये बटन बनाया, बड़ा खूबसूरत सा बना लिया है। आप चाह रहे हो कि ये जो बटन है, ये बटन मैंने आगे फर्दर भी यूज़ करना है, तो फिर आप ऐसे ना हो कि आप हर दफ़ा दोबारा शुरू से सारा काम करो। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये बटन आगे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, आप क्या करो, आप इसको ऐड टू रीयूजेबल ब्लॉक्स, ठीक है? यहाँ पर आप ब्लॉक तो माई कस्टम बटन, ठीक है? तो सेव कर दो। इसमें क्या होगा कि ये जो बटन होगा ये सेव हो जाएगा, ठीक है? अब ये रीयूजेबल ब्लॉक्स, इसको आप रीयूज़ कर सकते हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बाद मैं यहाँ पर एंड पे जाके दोबारा एक इंसर्ट आफ्टर, यहाँ पर मैं बटन अगर बनाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक तो ऑप्शन है कि यहाँ से मैं दोबारा फर्दर शुरू से काम करूँ, ठीक है? तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँ और यहाँ पर मैं जो आपके रीयूजेबल ब्लॉक्स हैं, वो मैं यूज़ कर लूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद इंसर्ट आफ्टर और यहाँ पर मैं वो रीयूजेबल ब्लॉक्स का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं वही और ब्लॉग जो कि मैंने पहले बनाया हुआ है, ठीक है? जिसको मैंने सेव कर लिया है एज़ अ टेम्पलेट के तौर पर, वो दोबारा मैं यूज़ करना चाहूँ माय कस्टम बटन, तो मैं एक क्लिक पे क्या करूँगा, उसको दोबारा यहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पर आप ब्लॉग्स को जो है ना वो सेव कर सकते हो, तो ताकि बार-बार जो रिपीट होने वाले जो ब्लॉग्स हैं वो आपको दोबारा स्क्रैच से क्रिएट ना करना पड़े, ठीक है? तो इसी तरह आप और बहुत सारे आप ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हो। गैलरी के आप यहाँ पर कॉमन ब्लॉग्स के अंदर आप जाओगे तो आप लिस्ट के थ्रू आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद फ़ाइल, वीडियो आप अपलोड कर सकते हो। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो है मैक्सिमम जो ब्लॉग्स हैं वो आप यूज़ कर लो। मैं दोबारा फिर आऊँगा, इसको दोबारा मैं रिपीट करूँगा चूँकि ये जो चीज़ है ये वो उस तरह वो शायद डिलीवर नहीं हो सकी, ठीक है? तो एक्चुअली मैं दूसरे लैपटॉप से आया था लेकिन उसमें फिर लाइट का इश्यू आ गया। तो ये ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है? इसी तरह आपने पेज भी क्रिएट करना है
और पोस्ट भी आपने इसी तरह ही क्रिएट करनी है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये पोस्ट के हवाले से हमने इसको देखा है। तो अगर आप पेजेस क्रिएट करना चाहोगे तो पेजेस क्रिएट करते वक्त भी ये सेम टेम्पलेट होगा। सेम यहाँ पर आप टाइटल दोगे, उसके बाद यहाँ से आप ब्लॉग्स पे काम करना शुरू कर दोगे। तो ये वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू आप किसी भी तरह का पेज या पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये जब ब्लॉग्स नहीं थे तो नॉर्मली आपको अगर सिंपल आपने पेज भी बनाना होता था तो आप ज़्यादातर जो डेवलपर्स होते थे वो पेज बिल्डर की तरफ जाते थे। यहाँ पर पेज बिल्डर का भी कॉन्सेप्ट है। पेज बिल्डर के कॉन्सेप्ट से मुराद ये है कि या कुछ प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस के अंदर, बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, वो एज आ पेज बिल्डर के तौर पर वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वो पेज बिल्डर जो है ना, उसमें आपका विजुअल कंपोजर आता है, डब्ल्यूपी बेकरी आता है, उसके अलावा बहुत सारे और भी प्लगइन्स मौजूद हैं। तो वो प्लगइन्स क्या करते हैं, पेज बिल्डर की तरह एक्ट करते हैं। पेज बिल्डर ऐसी चीज़ जिससे आपका पेज जो है वो बिल्ड हो जाए, ठीक है। तो वो सारे जो आपके प्लगइन्स होते हैं वो इस तरह यूज़ होते हैं आपके पेज बिल्डर के तौर पर, ठीक है। तो पेज बिल्डर के थ्रू आप जब बनाते हो कोई भी पेज तो उसमें भी कुछ इसी तरह की ही चीज़ें होती हैं। ब्लॉक्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं। मैं आपको जब बी थीम दूंगा तो उसमें भी एक पेज बिल्डर मौजूद है, मफन पेज बिल्डर। तो उसमें काम करने क्यों आसान है, क्योंकि उसमें बने बनाए सेक्शंस पड़े हुए हैं। सेक्शन उठाया, आपने इसको कस्टमाइज किया, वो चीज़ आपकी रेडी होगी, ठीक है। तो एक पेज जो है वो आपका बनता है सेक्शन से मिलकर, ठीक है। तो सेक्शन से मिलकर कह लो या ब्लॉक से मिलकर कह लो। तो पेज बिल्डर जो है वो इस पे काम करना भी हम सीखेंगे। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है, बड़ा फेमस है, ठीक है। विजुअल कंपोजर है ये, आप वैसे देखिएगा भी सही अपने एंड पे, लेकिन इसको हम मजीद डिटेल में भी देखेंगे। तो लेकिन अब क्या है कि अब वर्डप्रेस की कोर वर्डप्रेस कोर के अंदर ये चीज़ आपको मिल चुकी है। ये जो ब्लॉक्स हैं इसके लिए आपको कोई प्लगइन नहीं लेना, इंस्टॉल करना पड़ता। ये जो वर्डप्रेस है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे आपको ये जो गुटेनबर्ग के ब्लॉक्स हैं आपको ये मिलते हैं। तो इसलिए जो सिंपल पेजेस हैं वो तो आप यहाँ से आप बना लोगे। और इन फ्यूचर क्या होगा कि इन फ्यूचर आप ये जो ब्लॉग, ये जो गुटेनबर्ग एडिटर है, ये इतना एडवांस हो जाएगा कि जितने भी आपके वो पेज बिल्डर्स हैं, ठीक है, वो उनकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी। वो सारे एडवांस जो ब्लॉग्स होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर गुटेनबर्ग एडिटर के अंदर ही मौजूद होंगे। यहीं से आप ब्लॉग्स को उठाओगे और किसी भी तरह का पेज या पोस्ट क्रिएट कर लोगे। अच्छा, डीवी थीम यार पड़ा हुआ है मेरे पास, लेकिन पता नहीं चलता है नहीं चलता। इसमें एक्चुअली वर्डप्रेस के अंदर एक इशू ये है कि इसमें आप लाइसेंस की लेना पड़ती है आपको, अगर आप प्रॉपर्ली काम करना चाह रहे हो, वरना वो क्रैक जो थीम है वो आपके समटाइम चलते नहीं है। और वैसे भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, कमर्शियली आप वैसे भी उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो बी थीम जो है वो तो चलता है, वो तो उसका क्रैक मेरे पास पड़ा हुआ है। जो डीवी थीम है उसमें वो थीम तो पड़ा हुआ है, ठीक है। वो आई गेस चलता भी है, ठीक है। तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अवाडा थीम भी पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये कल तक थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आज जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उस तरह प्रॉपरली नहीं हुई। मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो खैर इसको हम मज़ीद दोबारा रिफ़ाइन करेंगे इंशाल्लाह, ये इस कॉन्सेप्ट को भी, और बाकी जो ब्लॉग्स वाला है उस वाली सेक्शन को भी। तो आज के लेक्चर में वर्डप्रेस से रिलेवेंट इतना ही रखते हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज़ें बता दूँ पीएचपी से रिलेवेंट। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्वेश्चन है कोई भी तो पूछ लें। ट्राई कीजिएगा यार अपने एंड पे ना गुटेनबर्ग को। बट अगेन इसको मैं रिपीट ज़रूर करूँगा, चूँकि बहुत सारी जो है ना वो चीज़ें वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं हुई। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अब आपने करना क्या है, आपने आपके ज़िम्मे ये है, आपने आज के दिन में 5 ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करनी है। आप कोई भी ब्लॉग को टारगेट करें, आप टेक ज्यूस को देख सकते हो,
आप देख सकते हो प्रो पाकिस्तानी को, आप मैंगो बास को देख सकते हो, आप उर्दू पॉइंट के देख लो, आप कोई भी ब्लॉग देख लो पाकिस्तान का। आपने 5 ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करनी है। उसमें क्या होगा, जिस तरह ये एक ब्लॉग पोस्ट है, इसमें कंटेंट आप बेशक यहीं से ले लो, उन्हीं का ले लो, उठा लो, तो लेकिन ये है कि जो फॉर्मेटिंग है आपने वो उसी तरह की ही करनी है। 5 ब्लॉग पोस्ट, ठीक है? ये 5 ब्लॉग पोस्ट आप क्रिएट करोगे तो ये जो इस पे काम करना आपको आ जाएगा, ठीक है? उसमें रीयूजेबल ब्लॉग का जो है ना वो उसको खास तौर पे यूज़ करना आप सीखें। जिस तरह ये एक पोस्ट है, कंटेंट सारा यहाँ से लें, इमेज यहाँ से लें, टाइटल यहाँ से लें, आपका शायद 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपकी वो पोस्ट होगी वो रेडी हो जाएगी, ठीक है? तो 5 पोस्टें आपने क्रिएट करनी है गुटेनबर्ग एडिटर के थ्रू। और आप कोशिश कर लें कि 2-3 पेजेस भी बना लें, लाइक जिस तरह अबाउट अस का है या कॉन्टैक्ट अस का है, ठीक है? अबाउट अस का बना लें सिंपली, उसमें सिर्फ आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा, ताकि थोड़ा बहुत आप अपने एंड पे इसको कर लो, तो मज़ीद जब इसको हम स्टडी करें तो हाँ, वो मैक्सिमम चीज़ें आपको जो है ना वो रिवाइज़ हो जाएँ। अच्छा, हेडिंग के कलर भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ऑब्वियसली अगर जो ऑप्शन आपके पास है चेंज करने का तो हो सकता है, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। लेकिन ये काम जो है ना वो कस्टम कोडिंग के थ्रू ज़रूर हो सकता है वैसे, ठीक है? तो चले, क्वेश्चन कोई है तो पूछ लें, वरना मैं आपको दोबारा दूसरा पीएचपी वाला जो काम है वो हम देख लेते हैं। जाहिद महमूद, रिस्पॉन्सिवनेस का इशू होता नहीं है। जब आप कोई थीम लेते हो ना, थीम इंस्टॉल करते हो, तो वो थीम्स सारे के सारे आपके होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव ही होते हैं। लेकिन अगर आप खुद से कोई पेज बनाओ, पेज बिल्डर के थ्रू, या खुद से कोई कोई में पेज क्रिएट करो, तो उसमें फिर आपको देख रिस्पॉन्सिवनेस का जो है ना वो देखना पड़ता है कि वो आपका पेज रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। जब हम स्लाइडर बनाना देखेंगे। अच्छा, कुछ प्लगइन्स हैं बड़े मशहूर हैं, कुछ प्लगइन्स हैं बड़े वो फेमस हैं वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है? तो वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो कॉमनली यूज्ड आपके प्लगइन्स होते हैं, प्लगइन से मुराद क्या है ये आपको पता होना चाहिए, कि जिस तरह शॉपिफाई में कॉन्सेप्ट है ऐप्स का, उसी तरह वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स का कॉन्सेप्ट है। प्लगइन्स में क्या होता है, आपकी एडिशनल फीचर्स आपको मिलते हैं। मैं आपको चलो प्लगइन्स के बारे में भी बता देता हूँ, ये सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल, आपको क्लाइंट ने कहा मुझे एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है? अपनी लाइक कॉलेज के लिए एक एजुकेशनल वेबसाइट चाहिए। क्लाइंट आपसे कहता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको 10-15 रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपको बता देता है फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो आप उन रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हो, तो फ़ौरन आप सर्च करोगे कि यार इन रिक्वायरमेंट्स से रेलेवेंट जो आपका मोस्ट रेलेवेंट थीम है वो कौन-सा है, ठीक है? तो आप वो मोस्ट रेलेवेंट जो थीम होगा वो आप सर्च करोगे, ढूँढोगे, ऐसा थीम ढूँढोगे जिसमें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स आपकी वो कवर हो रही होंगी, ठीक है? तो हो हर सिनेरियो में ऐसे होगा, ये चीज़ आप ज़हन में रख लो। जब भी कोई क्लाइंट आएगा वर्डप्रेस पे काम करवाने के लिए, ठीक है? जब भी कोई क्लाइंट आएगा, उसकी किसी भी तरह की अगर वेबसाइट होगी, चाहे उसका ब्लॉग उसने बनवाना होगा, या ई-कॉमर्स स्टोर बनवाना होगा, या रियल एस्टेट की वेबसाइट बनवानी होगी, ठीक है? या उसने कोई लाइक फ़ोरम टाइप की चीज़ बनवानी होगी, कुछ भी, रिक्वायरमेंट्स सामने रखनी है आपने, ठीक है? रिक्वायरमेंट्स को सामने रख के आपने थीम सर्च करना है, मोस्ट रेलेवेंट थीम, ऐसा थीम जो कि मैक्सिमम आपकी रिक्वायरमेंट्स को कवर कर सके, ठीक है? तो जो थीम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स को कवर कर रहा होगा, ठीक है? आप उसको सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है? आप उसको इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक थीम आपने सेलेक्ट किया, वो आपकी 80% रिक्वायरमेंट्स को कवर कर रहा है, 80%। अब जो बाकी की 20% रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? उनके लिए आप क्या करोगे? उनके लिए आप प्लगइन्स को देखोगे। प्लगइन्स, एडिशनल फीचर्स के लिए आप प्लगइन्स की तरफ जाओगे, ठीक है? थीम के एडिशनल फीचर्स के लिए आप प्लगइन्स की तरफ जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह स्मार्टफ़ोन आप लेते हो, आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल करनी है तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे,
गूगल प्ले स्टोर से आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करोगे, आप फेसबुक इंस्टॉल करोगे, आप बाकी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करोगे एडिशनल फीचर्स के लिए, अपने स्मार्टफ़ोन में एडिशनल फीचर्स के लिए। ब्राउज़र में अगर आपने एडिशनल फीचर्स लेने हैं तो एक्सटेंशंस की फॉर्म में आप एडिशनल फीचर्स लोगे। बिल्कुल इसी तरह थीम के अंदर जो एडिशनल फीचर्स होते हैं, आपको वो वर्डप्रेस के अंदर मिलेंगे प्लगइन्स की फॉर्म में। ठीक है? प्लगइन्स की फॉर्म में आप प्लगइन देखोगे तो आप जो फीचर वर्डप्रेस पे इतना काम हो चुका है कि जो फीचर आप सोच सकते हो, जो कि एक कॉमन वेबसाइट के अंदर हो सकता है, ठीक है? तो उसके लिए प्लगइन मौजूद होगा। शॉपिफ़ाई की निस्बत इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। शॉपिफ़ाई की निस्बत इस पे वर्डप्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ पड़ा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा थीम्स पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपके प्लगइन्स मौजूद हैं, ठीक है? तो जो आप फीचर्स सोच सकते हो, आपको मोस्ट प्रोबेबली उसके लिए जो प्लगइन होगा वो अवेलेबल होगा। इसलिए कभी भी आपने कस्टम कोडिंग की तरफ डायरेक्ट नहीं जाना। आप देखोगे कि हाँ, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फीचर्स हैं, ओके इसके लिए मोस्ट रेलेवेंट थीम। जो फीचर्स थीम में मिल जाएँ, बाकी के जो फीचर्स होंगे उसके लिए आप जाओगे प्लगइन्स की तरफ, ठीक है? प्लगइन आप सर्च करोगे तो प्लगइन्स में आपको हर तरह के प्लगइन मिल सकते हैं। यहाँ से आप ऐड न्यू प्लगइन यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है? आप यहाँ पर सर्च करो, तो वो सारे प्लगइन्स आपके पास अवेलेबल होंगे। तो कुछ कॉमनली यूज्ड प्लगइन्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट हर हर वेबसाइट के अंदर आप यूज़ करते हो। उसमें आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, ठीक है? कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ये प्लगइन का नाम है, आप नोट कर लो। ये यूज़ करते हो आप कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करने के लिए, ठीक है? आपको पता है कि ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है जिसके थ्रू यूज़र जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के ओनर के साथ। तो वेबसाइट में अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, उसके लिए प्लगइन मौजूद है और वो प्लगइन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से भी है और बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? एसईओ के लिए बहुत सारे प्लगइन मौजूद हैं, ईमेल मार्केटिंग के लिए बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं, ठीक है? अगर आपने स्लाइडर बनाना है, जिस तरह आपको पता है कि स्लाइडर ऑलमोस्ट हर वेबसाइट के अंदर होता है हेडर के नीचे, तो स्लाइडर बनाने के लिए एक बड़ा फेमस प्लगइन मौजूद है रेवोल्यूशन स्लाइडर। ठीक है? तो रेवोल्यूशन स्लाइडर आप वो यूज़ कर सकते हो, उसमें उसका मकसद ही सिर्फ़ ये आपके स्लाइडर्स क्रिएट करना है। तो उसके अलावा आप और बहुत सारे प्लगइन्स मौजूद हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। पेज बिल्डर की बात करें तो पेज बिल्डर्स के लिए बेशुमार प्लगइन्स मौजूद हैं। उसमें एलिमेंटर के नाम से है, उसमें विजुअल कंपोज़र के नाम से है, उसमें डब्ल्यू बेकरी के नाम से मौजूद है। ठीक है? तो ख़ैर ये हम देखते रहेंगे। कोई भी काम अगर आपने करना हो तो फ़ौरन आप सबसे पहले देख लोगे कि उसके लिए प्लगइन मौजूद है कि नहीं। लेकिन ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है आपने कि प्लगइन्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करने से आपकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो भी आपकी पुअर होगी। ये भी ज़हन में रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्लगइन्स का भी इस्तेमाल आपने नहीं करना। ठीक है? कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आप खुद काम कर सकते हो, तो आपने क्या करना है कि वो काम आपने खुद से करने हैं ना कि प्लगइन्स के थ्रू। अच्छा, हारून बिन आरिफ कैन वी यूज़ क्रैक थीम फॉर क्लाइंट वेबसाइट? जी, सबसे पहली बात ये है कि आप यूज़ करोगे नहीं। क्रैक थीम जो है वो आप कभी भी यूज़ नहीं करोगे क्लाइंट के लिए, क्योंकि ये इल्लीगल है, ठीक है? और उसमें लाइसेंस की का इश्यू आएगा, ठीक है? जो क्रैक थीम होते हैं वो अपडेटेड नहीं होते, ठीक है? तो मैं तो कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप क्रैक थीम जो है वो आप क्लाइंट के लिए यूज़ करो, ठीक है? क्लाइंट के लिए अगर आपने यूज़ करना है तो आप उसके लिए लाइसेंस की लो और उसके ऊपर आप उसकी वेबसाइट बनाओ, ठीक है? तो ये इल्लीगल काम है वैसे, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर क्रैक थीम भी यूज़ होते हैं, हर चीज़ क्रैक में लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? तो लेकिन वैसे ये है इल्लीगल। अगर आप यूज़ करना चाहो आपने अपने बिहाफ़ पे करना है, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन नहीं है आपको। अच्छा, प्लगइन्स पेड होते हैं या फ्री? हाँ जी, ये पेड भी होते हैं और कुछ फ्री भी होते हैं। ज़्यादातर जो प्लगइन्स होते हैं वो आपके पेड ही होते हैं, ठीक है? तो ये बिल्कुल शॉपिफ़ाई की ऐप्स की तरह है। ओबरलो जो है वो वो फ्री उसका वर्ज़न भी है, पेड प्लान भी है और कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि
टोटली आपके पेड है। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है प्लगइन्स का, ठीक है? तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा। हाँ, जिस तरह कॉन्टैक्ट पम्प 7 ये फ्री प्लगइन है, ठीक है? तो अगर कोई आप जिस तरह विजुअल कंपोजर या रेवोल्यूशन स्लाइडर ये सारे पेड प्लगइन्स हैं, ठीक है? तो मेरे पास ये वैसे ये भी पड़े हुए हैं। ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये भी दे दूँगा, रेवोल्यूशन स्लाइडर भी दे दूँगा, विजुअल कंपोजर भी दे दूँगा, ठीक है? तो ताकि आप प्रैक्टिस कर सको किसी भी एक प्लगइन के ऊपर। तो चलें जी, इस आज के लिए वर्डप्रेस से रिलेवेंट इतना ही रखते हैं। बाकी आते हैं अब हम इसकी तरफ, पीएचपी की तरफ। अच्छा जी, हाउ टू सेलेक्ट थीम फॉर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। आप मुझे एग्जांपल बताओ, आप मुझे कोई एग्जांपल बताओ, मैं आपको फिर बताता हूँ कि किस तरह आपने सेलेक्ट करना है। वकार सलीम, ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना हाँ जी बिल्कुल सही है जैन अली, हम देखेंगे। ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करने के लिए हमें वो कॉमर्स का एक प्लगइन है वो देखना पड़ेगा। वो कॉमर्स का प्लगइन हम देखेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें आप कोई भी किसी भी तरह की ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हो। हम ये देखेंगे। वकार सलीम मुझे एग्जांपल दें कोई, कि कोई भी आप एग्जांपल दो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए जो थीम है आपने वो किस तरह सेलेक्ट करना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने जी अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करना है आपने, तो ई कॉमर्स स्टोर के लिए कुछ आपके पास फ्री थीम्स भी हैं और कुछ आपके पास पेड थीम्स भी मौजूद हैं, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल आपने रियल एस्टेट की वेबसाइट बनानी है तो आप यहाँ पर सर्च करोगे, ठीक है? रियल वर्डप्रेस थीम, तो यहाँ पर आपके पास रियल एस्टेट के सारे वो थीम्स मौजूद होंगे। अगेन यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो थीम फॉरेस्ट के ऊपर ही लेकर जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे कि ओके, ये जो रियल एस्टेट का ये वाला थीम है इसकी सेल्स हो चुकी हैं 1 पॉइंट, सॉरी सेल्स हो चुकी हैं 22.9 के। इसका प्राइस ये है, इसकी रेटिंग ये है। आप इसकी जो है ना वो फीचर देखना चाहोगे तो आप इसमें मजीद सेलेक्ट कर लोगे, इसको देख लोगे, ठीक है? इसका आप लाइव प्रीव्यू देखना चाहोगे तो आप यहाँ से देख लोगे, ठीक है? तो आप यहाँ पर इस तरह देखोगे कि हाँ किस थीम के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या फीचर्स मौजूद हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वो एक आपका टेम्पलेट मौजूद है। तो इसमें जो फीचर्स हैं वो आप देख सकते हो। प्रॉपर्टीज के अंदर आप ये लिस्ट लेआउट फुल विड्थ, अब ये वो सारे ऑप्शंस हैं जो कि एक रियल एस्टेट की वेबसाइट के अंदर हो सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त थीम है, बनी बनाई चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है? आपने जस्ट क्या करना है, कंटेंट को आपने अपडेट करना है, आपका रियल एस्टेट की वेबसाइट जो है वो रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, अ, अच्छा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एड ऑन्स प्लगइन्स इन वर्डप्रेस, ठीक है? तो एड ऑन्स का कॉन्सेप्ट जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है एड ऑन्स का, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसका भी है। एड ऑन, एड ऑन्स से मुराद ये है कि आप फीचर को इन्हेंस कर सकते हो प्लगइन्स के अंदर भी, थीम्स के अंदर भी, एड ऑन्स के थ्रू। एड ऑन्स कह लो या आप उसको आप वर्डप्रेस सॉरी प्लगइन्स भी कह सकते हो। चलिए, और अगर कोई एक थीम हम एक बार बाय कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसको रीयूज कर सकते हैं या नहीं, या फिर हम उसके चार्जेस मंथली। अच्छा, ये जो थीम आप परचेज करते हो ना, फॉर एग्जांपल ये थीम अगर आप परचेज कर रहे हो ये वाला, तो चलो मैं ऐड टू कार्ड करता हूँ। तो जो एक थीम आप परचेज कर लोगे एक दफ़ा, ठीक है? तो आपको एक लाइसेंस की मिलेगी, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हो लाइसेंस की, आपने रेगुलर लेना है एक्सटेंडेड लेना है। तो जब एक दफ़ा कोई थीम परचेज कर लोगे यहाँ थीम फॉरेस्ट से, तो थीम फॉरेस्ट आपको एक लाइसेंस की देगा। वो लाइसेंस की कहीं एक ही जगह पर यूज़ हो सकती है बस, एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है? तो जब भी आप थीम इंस्टॉल करोगे, फॉर एग्जांपल आपने थीम परचेज़ किया, आपने उसको थीम को किसी एक वेबसाइट के लिए यूज़ कर लिया। आपने abc.com एक वेबसाइट है,
ठीक है? वो आपने उस थीम के ऊपर बना दी। अब एक नया क्लाइंट आता है, अब आप चाह रहे हो कि वही थीम आप दोबारा यूज़ करो, तो जब आप वही थीम दोबारा यूज़ करोगे, ठीक है? तो जब रजिस्टर करना चाहोगे आप, तो वो आपको वर्डप्रेस कहेगा कि ऑलरेडी ये जो थीम है, ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किसी और वेबसाइट के साथ। तो या तो फिर आप क्या करो, वो जो पहले वाली वेबसाइट है, उसको आप ख़त्म करो, वो लाइसेंस की वो वाली आप यहाँ पर यूज़ करो, ठीक है? तो या फिर ये है कि आप नया जो है वो थीम लाइसेंस की वो लो। तो मतलब ये कि एक थीम एक वेबसाइट के लिए ही यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। ख़ैर इनके कुछ प्लान्स भी हैं, वो आप कुछ थीम्स होते हैं जो कि आप एक से ज़्यादा वो यूज़ कर सकते हो, 3 लाइसेंस कीज़ होती हैं, तो ख़ैर उसके लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन ये है कि शॉपिफ़ाई की तरह यहाँ पर आप रिपीट नहीं कर सकते। शॉपिफ़ाई में था कि आप टर्बो को चाहे 50 दफ़ा यूज़ करो, जहाँ मर्ज़ी यूज़ करो, आपको कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा यार ये अब कोई भी किसी भी तरह की वेबसाइट आ जाए, तो आपने इसी तरह उसको सर्च करना है। तो सर्च करेंगे तो जो मोस्ट रेलेवेंट आपका थीम होगा वो आप सेलेक्ट कर लोगे, बाय कर लोगे और उसके बाद आप उस पे काम करना शुरू कर दोगे। तो ताकि आपका मैक्सिमम जो काम है वो थीम ही कवर कर ले। क्वेश्चन है तो और पूछ लें, वरना अगली काम की तरफ हम जाते हैं। अच्छा वैसे वर्डप्रेस के ऊपर मैं आपको ये कहूँगा कि अ, आप लोग मैक्सिमम टाइम आजकल जो है वो इसकी इसी के ऊपर ही आप स्पेंड करो। मैं जब बी थीम आपको दूँगा ना, उसमें बड़े ज़बरदस्त टेम्पलेट्स मौजूद हैं। आपने जो अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है कस्टम, आप कोशिश करो कि आप उस थीम के ऊपर आप बना लो, बी थीम के ऊपर, ठीक है? तो अच्छा आपको कुछ इश्यूज़ भी आएँगे बी थीम को जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे ना, तो जो वेरी फर्स्ट टाइम ज़ैम्प पे काम कर रहे हैं, तो उनको इश्यूज़ आएँगे, ठीक है? वो फ़ाइल साइज़ का इश्यू आएगा आपको, या आपको आएगा इश्यू जी वो कंटेंट अपलोडिंग का, ठीक है? तो 2-3 तरह के इश्यूज़ हैं, वो आपको आएँगे। अगर आप थीम अपलोड करोगे, तो थीम अपलोड नहीं होगा। लिखा आ रहा होगा कि लिमिट एक्सीड्स, ठीक है? तो कुछ इस तरह का आपको एरर आ रहा होगा, या टाइम अ एक्सीड्स टाइम और कुछ इस तरह की चीज़ आ रही होगी आपको कि टाइम जो है ना वो आप इंक्रीज़ करो, या आप फ़ाइल साइज़ का ऑप्शन आ रहा होगा कि फ़ाइल साइज़ आप 8 एमबी से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते। तो 2-3 तरह के इश्यूज़ हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने जी ज़ैम्प में जाना है। यहाँ तो मैं वैसे ओपन करता हूँ, चलें। यहाँ आप जाओगे ज़ैम्प के अंदर, ठीक है? ज़ैम्प के अंदर आपका यहाँ पर तो ख़ैर ऑप्शन नहीं आ रहा। वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा ज़ैम्प, जब सी ड्राइव में जाओगे, अगर सी ड्राइव में आपका ज़ैम्प इंस्टॉल है, सी ड्राइव में जाके ज़ैम्प पे जाके जब आप क्लिक करोगे, तो उसमें पीएचपी के नाम से एक फ़ोल्डर आ रहा होगा। पीएचपी के नाम से फ़ोल्डर आ रहा होगा, और उस पीएचपी के नाम से जो फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर ही उसके ज़ैम्प फाइल्स यहाँ से देख लेते हैं वैसे। वैसे वो यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है? लाइक वो आपके उसके विंडोज़ के ऊपर ही होगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कुछ सेटिंग्स होती हैं ज़ैम्प की, ठीक है? अगर आपको थीम अपलोड करते वक़्त कोई इश्यू आ रहा है, ठीक है? या लाइक वो आपको कह रहा है कि फ़ाइल साइज़ वो जो है ना वो एक्सीड कर रहा है, या आप कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते मोर देन 200 एमबी, कुछ इस तरह की चीज़, या हाँ, आपको कह रहा है कि वो टाइम आउट का एक एरर आ रहा है। तो ये सारे एरर्स आपके ज़ैम्प के होते हैं। ज़ैम्प में आप पीएचपी के फ़ोल्डर में जाके उसके बाद फर्दर एक ऑप्शन होता है php.ini के नाम से। ये कोई कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है पीएचपी की, ठीक है? तो उसमें आपने क्या करना होता है, कंट्रोल एफ करके आप सर्च करोगे मैक्सिमम अपलोड फ़ाइल साइज़, कुछ इस तरह की एक कीवर्ड की होगी। तो ये मैं आपको चलें कल बता दूँगा, ये जब मेरा दूसरा लैपटॉप होगा। तो ख़ैर कहने का मकसद ये है कि शायद आपको आज कुछ इश्यूज़ आएँ जब आप थीम को अपलोड कर रहे होंगे,
ठीक है? जब थीम जो है वो एक ख़ास लिमिट से एक्सीड करेगा उसका फ़ाइल साइज़, तो एरर आपको देगा। ठीक है? तो आपने उसके लिए सर्च करना है ज़ैम्प की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में जाके, वो आपका चेंज हो जाएगा। मैक्सिमम अपलोड फ़ाइल साइज़ कुछ इस तरह की चीज़ होगी। ठीक है? द मैक्सिमम एग्ज़ीक्यूशन टाइम के नाम से एक कीवर्ड होगा, वो आप सर्च कर सकते हो। तो अच्छा, यस सर आ रहा है। क्या आ रहा है ज़ाहिद महमूद? हाँ जी, ज़ैम्प के अंदर पीएचपी के नाम से फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर आप देखोगे ना तो पीएचपी की एक फ़ाइल भी होगी, कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। तो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को जब आप ओपन करोगे तो कंट्रोल F करना है आपने वहाँ पर, मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ के नाम से और एग्ज़ीक्यूशन टाइम के नाम से। तो वो सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, मेरे एंड पे जी पीएचपी की फ़ाइल शो हो रही है। यहाँ पर वैसे पीएचपी के कोई फ़ाइल नहीं है। खैर ये इसको छोड़ें, अब टाइम वेस्ट होगा। ये मैं आपको कल बता दूँगा। ठीक है? जब ये थीम अपलोड करेंगे तो वेरी फर्स्ट टाइम तो वो इश्यू आएगा ही सही। तो ये उसी वक़्त ही देख लेंगे जब वो इश्यू आएगा। हाँ जी, नूर आपने ठीक कहा, मैक्सिमम अपलोड मैक्सिमम फ़ाइल साइज़ के नाम से। अच्छा जी, 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं ये पीएचपी की, और उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं। अ, वर्क प्लेस में मैं एक यहाँ पर पीएचपी की फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। उसका नाम रखता हूँ index.php। ऑलरेडी आ रहा है इसमें। अ, 1-2 चीज़ें हम देख लेते हैं बस, उसके बाद लेक्चर हम एंड करते हैं। हमने देखा था पीएचपी के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखा था, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को देखा था। ठीक है? तो आज हम देखते हैं कि कंपैरिज़न या जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो भी अब देख लेते हैं हम कि उनका कॉन्सेप्ट क्या है पीएचपी के अंदर। तो उन ऑपरेटर्स को आप किस तरह यूज़ कर सकते हो। तो कंपैरिज़न ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है? तो कंपैरिज़न ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं कंपैरिज़न करने के लिए, किसी भी 2 ऑपरेंड्स को आपस में कंपेयर करना हो तो आप कंपैरिज़न ऑपरेटर यूज़ करोगे, और लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं लॉजिक क्रिएट करने के लिए। लेकिन ख़ैर वो उसके लिए फिर मुझे इफ एल्स का भी बताना पड़ेगा आपको, इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। तो ख़ैर देखते हैं फिर इसमें मज़ीद। यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं। ठीक है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो आपने सी प्लस प्लस में देखे होंगे, प्लस प्लस और माइनस माइनस के नाम से। ठीक है? तो सेम कॉन्सेप्ट जो आपने वहाँ पर देखा है सी सी प्लस प्लस में, वही यहाँ पर होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ उसके लिए, लाइक उसमें मैं रखता हूँ मार्क्स, और उसको मैं असाइन करता हूँ कोई एक नंबर। ठीक है? तो अब मैं इस वेरिएबल के ऊपर वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है मार्क्स। तो आपको पता है कि ये डबल 2 टाइम्स जो आप लिखते हो प्लस प्लस वाला, इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट। ठीक है? इंक्रीमेंट। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा माइनस माइनस, तो ये है डिक्रीमेंट। तो इसका कॉन्सेप्ट तो आपको होगा, लेकिन आपका टेस्ट मैं लेता हूँ कि देखते हैं जी कि आप कितना वो लॉजिकल सोचते हो। अच्छा, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, ठीक है? इंक्रीमेंट अगर आपने ऐड करना हो या डिक्रीमेंट ऐड करना हो, तो हर एक के 2 फर्दर ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ठीक है? अगर इंक्रीमेंट की बात करें
तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस यूं लिखूंगा तो फिर क्या होगा, ये प्री इंक्रीमेंट होगा। मार्क्स से पहले अगर मैं डबल टू टाइम्स अगर ये प्लस प्लस ऐड करूंगा तो आप देखेंगे कि ये प्री इंक्रीमेंट है। अगर मैं यहाँ इसको कट करके, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो अगर किसी भी वेरिएबल से पहले, किसी भी वेरिएबल से पहले अगर आप ये प्लस प्लस लगा दोगे तो वो आ जाएगा प्री इंक्रीमेंट। अगर किसी भी वेरिएबल के बाद आप लगाओगे तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अगर आप पहले माइनस माइनस लगा दोगे तो प्री डिक्रीमेंट होगा, और बाद में लगाओगे तो पोस्ट डिक्रीमेंट। अब आपसे मैंने कह लो कि आपका टेस्ट लेना है, कि वो ये है टेस्ट के, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये काम करता हूँ और यहाँ पर मैं नीचे p को प्रिंट करता हूँ मार्क्स, ये बताओ कि क्या प्रिंट होगा। सिंपली मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, उसको एक वैल्यू असाइन की, और उसके बाद एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया, लेकिन वो है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर प्रिंट क्या होगा। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं दोबारा मार्क्स बाद में करता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पर मैं दोबारा ये इको करता हूँ, तो इस इको के नतीजे में क्या प्रिंट होगा और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, जरा गैस करके बताएं। मुझे आपने बताना है ये यहाँ पर क्या होगा, और लाइन नंबर 7 पे क्या प्रिंट होगा, लाइन नंबर 11 पे क्या प्रिंट होगा। एरर आएगा। नूर, एरर क्यों आएगा भाई? एरर होता तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होता। अच्छा, एरर्स दो तरह के होते हैं। एरर्स आपके दो तरह के होते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर आपको फॉरन आईडीई ही बता देगा रन टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर सेमीकोलन मिस करता हूँ, ये सिंटैक्स एरर है, फॉरन आपको आईडीई बता देगा कि भाई ये सिंटैक्स एरर है, ये सिंटैक्स अपना ठीक कर लो। मैं ठीक करूँगा, ओके। और उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है सिंटैक्स लॉजिकल एरर की। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो तंग करने वाले एरर्स होते हैं वो आपके लॉजिकल एरर्स होते हैं, ना कि आपके सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर तो आप अगर यहाँ पे इको ओ लिखना भूल गए हो तो फौरन आपको वो क्या देगा, ओके, तो आप यहाँ पर वो पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर लॉजिकल एरर होगा तो उसमें फिर ये है कि वो आपकी लॉजिक जब तक ठीक नहीं होगी तब तक वो एरर खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो लॉजिकल एरर जो होते हैं, ठीक है, वो जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तब वो आपके सामने आते हैं। आपके जो है ना वो रिजल्ट जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड आ रहा होता है। जब भी रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आ रहा हो, ठीक है, जो कोड जो है वो आपके लॉजिक के मुताबिक क्रिएट ना वर्क ना कर रहा हो, तो वो लॉजिकल एरर होगा। बताएं जी। 46 और 47। अच्छा जी, 46 और 47। ठीक हो गया भाई। 46 और उसके बाद जी 47, कोई फर्क नहीं होगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये काम करता हूँ, ये काम, अब पहले मैंने क्या कर लिया, पहले वाला लाइन नंबर 5 पे मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट कर लिया, और यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, अभी इंक्रीमेंट। बताएं जरा क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। अब आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं जी। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 46 और 47 ही आएगा, क्योंकि एरर नहीं आएगा नूर। ये आई डोंट नो कि आपने एरर कैसे कहा। अच्छा, अब बताएं जी, आपको ये चेंज आएगा। अब मैंने क्या किया कि वेरिएबल बनाया, उसमें पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया मैंने, फिर उसको प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद क्या किया, प्री इंक्रीमेंट किया, फिर इसको मैंने शो कर दिया। बिल्कुल ठीक हो गया।
46 47 आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने यहाँ पर अब अगर मैं लगा दूं तो BR लगा दूं तो फिर आपका वो जो रिजल्ट होगा वो 46 47 ज़बरदस्त, ठीक है। अब इसके बाद अगला सिनेरियो देखते हैं। अब देखते हैं जी कि कौन कितना लॉजिकल है। अब ये वाला ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ एक और यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ रिजल्ट के नाम से, रिजल्ट के नाम से बनाया मैंने और इको मैंने करवा दिया रिजल्ट को। अब मैंने क्या किया यहाँ पर अगेन यहाँ पर एक रिजल्ट के नाम से, रिजल्ट 2 के नाम से कर लेता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर मैं अब जरा बताएं अब क्या आएगा। अब मैंने किया क्या है, ये एक मार्क्स के नाम से वेरिएबल था, ठीक है, उसको मैंने एक्सप्रेशन के अंदर यूज किया है। एक्सप्रेशन क्या होता है ये चीज भी आप नोट कर लो। एक्सप्रेशन उस चीज को कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट्स मिलके सॉरी वो ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स मिलके कोई रिजल्टेंट वैल्यू बन रही हो, ठीक है। जहां पर कोई ना कोई एक रिजल्टेंट वैल्यू बन रही हो, ठीक है, वो आप उसे कहोगे कि वो आपकी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब मुझे ज़रा बताओ कि वेरिएबल बनाया उसमें 45 है, ठीक है। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इस लाइन ऑफ कोड में, लाइन नंबर 5 पे दो काम हो रहे हैं। लाइन नंबर 5 पे दो काम हो रहे हैं। एक काम क्या है कि यहाँ पर जो कुछ भी है, जो कुछ भी है इस मार्क्स के अंदर वो असाइन हो रहा है रिजल्ट वाली वेरिएबल को। ये जो रिजल्ट के नाम से वेरिएबल है असाइनमेंट हो रही है, ठीक है, असाइन हो रही है वैल्यू। एक काम ये हो रहा है वैल्यू असाइन हो रही है, किसकी वैल्यू, ये जो लेफ्ट साइड पर चीज है इसका जो भी रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट क्या बनेगा ये आपने बता, जो भी रिजल्ट बनेगा वो वैल्यू असाइन होगी रिजल्ट को। और उसके बाद ये जो है दूसरा काम क्या हो रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो मुझे जरा बताएं कि मैं जब इसको शो करूंगा तो क्या शो होगा, और इसको अगर मैं शो करूंगा तो शो क्या होगा। अच्छा जी, अरूसा कह रही है कि 45 और 47। अच्छा जी, सेम होगा। अच्छा चले जी, सबसे पहले देख लेते हैं है ये ऊपर वाले को, ठीक है। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब आपका जब आपका ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन के अंदर आप यूज़ करते हो तब फर्क पड़ता है। अगर आप एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं ख़त्म कर दूँ ना, अगर ये मैं ख़त्म कर दूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो चाहे मैं इसको बाद में लिखूँ या इसको मैं पहले लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब एक चीज़ स्टैंड अलोन, ये अलोन है, ये ठीक है, ये एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ नहीं हो रही, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आप प्री इंक्रीमेंट करो या पोस्ट इंक्रीमेंट करो। लेकिन जब एक चीज़ यूज़ होगी एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, तो उस सिनेरियो में ज़रूर फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर आप इसको प्रिंट करके देखो तो आप देखेंगे कि पहले यहाँ पर अब यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अब वो प्रायोरिटी डिफाइन हो रही है, ठीक है। अब ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है ना वो पूरा हो रहा है, ठीक है। जब भी आप इंक्रीमेंट को या डिक्रीमेंट को एक्सप्रेशन के अंदर यूज करोगे तो उस सिनेरियो में फर्क आएगा, पहले लिखने में या बाद में लिखने से फर्क आएगा। अब होगा होगा क्या, बेसिकली मार्क्स के अंदर जो कुछ भी होगा, मार्क्स के अंदर भी 45 है, सबसे पहले क्या होगा वो वैल्यू असाइन होगी इसको। सबसे पहले मार्क्स के अंदर 45 है तो 45 क्या होगा वो असाइन हो जाएगा रिजल्ट के वेरिएबल को, ठीक है। वैल्यू असाइन होने के बाद ये खुद को अपग्रेड कर लेगा +1। आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये प्लस प्लस का मतलब ये है कि इसमें जो कुछ भी है, जो वैल्यू भी पड़ी हुई है उसमें +1 ऐड कर दो, ठीक है। ये इसका एक्चुअली मतलब होता है। आप इसको यूं खोल के लिखना चाहो
तो ये इस तरह भी लिख सकते हो, मार्क्स प्लस 1। ठीक है, अब इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब ये लाइन नंबर 5 में और जो लाइन नंबर 6 मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, लाइन नंबर 5 क्या कर रही है कि मार्क्स के अंदर +1 हो रहा है, और लाइन नंबर 6 भी ये हो रहा है कि वो इंक्रीमेंट के थ्रू +1 ही ऐड हो रहा है। ठीक है, तो खैर इसको मैं दोबारा ख़त्म करता हूँ। तो अब ये जो इंक्रीमेंट आपने यूज़ किया एक्सप्रेशन के अंदर, उसमें फिर क्या होगा कि अगर प्री इंक्रीमेंट होगा तो फिर वो फ़र्क पड़ेगा, पोस्ट होगा तो फ़र्क पड़ेगा। पहले वैल्यू इसको साइन हो जाएगी, रिजल्ट पे 45 आ गया, आपने इको रिजल्ट कहा तो 45 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने, मार्क्स ने खुद को अपग्रेड कर लिया 46। ठीक है, 46 आ गया। तो अब लाइन नंबर 10 के अंदर आए, तो अब क्या होगा, यहाँ पर चूंकि ये प्री इंक्रीमेंट है, कि मतलब कि यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन दो तरह के हो रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू साइन हो रही है और इंक्रीमेंट हो रहा है, जितनी भी तरह के ऑपरेशन है उनमें जो प्रायोरिटी है वो इंक्रीमेंट की है। पहले इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, पहले 46 था ना, यहाँ पर लाइन नंबर 6 के एग्जीक्यूशन के बाद 46 हो गया, तो पहले एक +1 ऐड होगा मार्क्स के अंदर, वो 47 हो जाएगा। तो उसके बाद वो वैल्यू साइन हो जाएगी रिजल्ट 2 को। यहाँ पर रिजल्ट 2 को जब आप प्रिंट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर वो 47 आएगा। तो इसलिए ये 45 और 47 आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल सेम सिनेरियो यहाँ पर ये होगा इसके साथ। ठीक है, तो अब जरा बताएं क्या रिजल्ट आएगा। अब जरा बताएं जी, एक्सप्रेशन। अब बस ये चीज़ें में रखिएगा कि जिस समटाइम क्या होता है कि एक ही लाइन ऑफ कोड में मल्टीपल आप टास्क, मल्टीपल काम कर रहे होते हो। ठीक है, वैल्यू असाइन कर रहे होते हो आप, मल्टीप्लाई आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप वो अप्लाई कर रहे होते हो। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, प्रायोरिटीज डिफाइन होती है। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है, रूल पता है कि अगर एक लाइन के अंदर अगर प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, डिवीजन भी हो रही है, और भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो उसमें रूल होता है कि सबसे पहले आपने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो मैथमेटिक्स के अंदर जिस तरह रूल्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी रूल होते हैं कि अगर आप एक लाइन ऑफ कोड में अगर आप इंक्रीमेंट भी कर रहे हो या डिक्रीमेंट कर रहे हो या वैल्यू असाइन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें प्रायोरिटीज डिफाइन होंगी। तो अगर वो प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट होगा तो वो पहले वो वाला काम होगा और उसके बाद वाले काम होंगे। अच्छा जी, ठीक हो गया है। अब होगा क्या कि सबसे पहले सबसे पहले क्या होगा कि रिजल्ट के जो वेरिएबल है उसको वो 45 मिल जाएगा, और उसके बाद वो मार्क्स डिक्रीमेंट हो जाएंगे, 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब करोगे तो यहाँ पर आपको 45 मिलेगा। तो यहाँ पर आप मार्क्स में पहले डिक्रीमेंट होगा और उसके बाद वैल्यू साइन होगी, तो फिर क्या होगा, रिजल्ट 2 में वो आप 43, बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो खैर इसका जो यूज़ है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो यूज़ है, ये जब लूप्स हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर होता है। वैसे इसका यूज़ कम ही है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का, लेकिन अगेन आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशंस के अंदर इसको किस तरह यूज़ कर किया जाता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली अगर आप अकेला यूज़ करें तो कोई फ़र्क नहीं होगा, चाहे इन प्री इंक्रीमेंट करें या पोस्ट इंक्रीमेंट करें, लेकिन जब आप इसको यूज़ करोगे एक्सप्रेशंस के अंदर तब ये फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स हैं, कल इंशाल्लाह देख लेंगे इसको। कल वैसे फ्राइडे आई गेस, तो या तो वर्डप्रेस हम देखेंगे या फिर ये वाला देखेंगे। तो खैर नेक्स्ट वीक में फिर मज़ीद हम इसको, इसकी जो है ना वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इसकी लूप्स क्रिएट करना और वो सारा कुछ हम देखेंगे। अब ये मैंने आपको बताया इसके अंदर पीएचपी के अंदर। ठीक है, तो सेम अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करना होगा तो आप कैसे करोगे, ज़रा बताएं मुझे। सिंपली यही स्क्रिप्ट, इतना सिंपल सा स्क्रिप्ट लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि एक वेरिएबल आपने बनाना है, उसको आपने एक वैल्यू असाइन कर देनी है। ठीक है, उसके बाद ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट आपने करके अलर्ट बॉक्स में शो करवाना है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रा लिख के बताओ ये कोड, आप खुद लिख सकते हो। फ़र्क सिर्फ कहाँ पर आएगा, फ़र्क सिर्फ वो वेरिएबल वाला आएगा। वेरिएबल यहाँ पर जो आपने क्रिएट करना है वो डॉलर साइन के साथ,
और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो करना है आपने वो सिंपली var के कीवर्ड के थ्रू, आप अभी बगैर देखे कोड कहीं से, बगैर आप पिछला लेक्चर देखे, आप ज़रा ये कोड लिख के बताओ। सिंपली ये जो काम मैंने यहाँ पर पीएचपी के थ्रू किया है, ये 1 2 3 4 5 लाइन्स ऑफ कोड, आप यही 5 लाइन्स ऑफ कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। शाबाश, उसके बाद लेक्चर रन करते हैं भाई। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, उसके बाद लेक्चर रन करते हैं, तो आप बता दो जल्दी से। शाबाश। बताइए जी। चलिए लिखने मुझे शायद, चलो मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप मुझे बताओ, उसके बाद लेक्चर रन करते हैं। और यार इसके लिए सॉरी, बाकी ये जो वर्डप्रेस वाला काम है ना, ये अगेन इसको हम दोबारा देख लेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आज ठीक नहीं हुई, तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो खैर आप अपने एंड पे ट्राई कीजिएगा लेकिन इसको। अच्छा, VAR मार्क्स 45, VAR रिजल्ट मार्क्स। अच्छा, ये आपने अंडरस्कोर ऐड किया हुआ है, सही है जैनली। अंडरस्कोर नहीं, माइनस माइनस आना चाहिए। तो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह अब इसका रिजल्ट ठीक है, क्या आएगा, ठीक हो गया। आप जरा रिजल्ट भी एंड पे बता दें कि आपके कोड के मुताबिक वो रिजल्ट क्या आएगा, उसका आउटपुट क्या आएगी कंसोल पे, जो RES नाम से है वेरिएबल। मुझे बता दें, फिर लेक्चर एंड करते हैं। चले, बैटरी वैसे ख़त्म होने वाली है, तो आप इसको मज़ीद ट्राई कीजिएगा। और 5 पोस्ट आपने क्रिएट करनी है, और 5 पोस्ट क्रिएट करके आपने उसका जो स्क्रीनशॉट्स है वो आपने मेरे से शेयर करने हैं ताकि मैं देख सकूँ। और अगर हो सके तो आप 000 वेब होस्ट के ऊपर आप वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करो, और वहाँ पर आप 5 पोस्ट क्रिएट करके उसके जो लिंक्स जनरेट हों वो आप मेरे से शेयर कर दें। हाँ, सही जाहिर महमूद, आपने ये ठीक कहा, अब ये ठीक लिखा हुआ है आपने। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको पीएचपी का कोड आता है ना, तो इसका कोड लिखते हुए आपको, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हुए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, सिर्फ जो फ़र्क है वो आपको पता है कि वेरिएबल्स के एंड पे जो है ना वो फ़र्क होगा। हाँ जी, अब्दुल हसीब आपने भी ठीक कहा। ठीक है, तो बाकी लोग भी आई होप कि आपको आती होंगी चीज़ें। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना वो आप साथ लेकर चलोगे तो कुछ भी फ़र्क नहीं है, सिंटैक्स में भी और उसमें भी नहीं है। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। और वो वर्डप्रेस के ऊपर कोशिश करेंगे काम करें। थीम जो है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ अभी, और बाकी जो बातें इंशाल्लाह वो कल के लेक्चर में होंगी। आज आई आई गेस थर्सडे है, तो आप वो फीडबैक फॉर्म भी फिल कर लो। अटेंडेंस जिसने नहीं लगाई वो अटेंडेंस भी लगा लें। तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।